नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। जो जमात या जो दल इख्तिदार में होता है, अक्सर कैसे अगली बार इख्तिदार में वो न रहे, इसके लिए अपोजिशन पार्टियां हिकमत अमली तैयार करती हैं। कोई अकेली पार्टी जिसे लगता है कि वो अकेले दम पर जीत सकती है, कामयाब हो सकती है, तो वो इसकी तैयारी करती है कि अगली बार इंतखाब होगा तो हम इख्तिदार में आएंगे। और अगर कोई अकेला दल या अकेली कोई जमात इतनी ताकतवर नहीं है कि आम इंतखाबात में वो अकेले अपने दम पर जो बरसर इख्तिदार जमात है उसे हटा सके और खुद इख्तिदार पर काबिज हो सके, तो वो सियासी सफर को पूरा करने के लिए मुसाफिर ढूंढती है, यानी कि छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर एक इत्तेहाद बनाती है। यूपीए एक इत्तेहाद है जो अभी एग्जिस्ट करता है, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है यूपीए में, और इसके साथ कई और पार्टियां हैं, उनका नाम लेना भी जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन ममता बनर्जी को अब ये हो गया है कि ममता बनर्जी ने एक अपनी पार्टी का जिस तरह से फैलाव किया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी की मौजूदगी अलग अलग रियासतों में दर्ज कराने की कोशिश की है, उसमें चाहे अभी हालिया जो है वो मेघालय का नाम आ जाए, या फिर वो गोवा का आप नाम ले लें, या त्रिपुरा का नाम ले लें, और इसके साथ साथ उन्होंने यहां तक भी कहा है कि हम जो है और भी इंतखाबात जो है वहां पे हम लड़ेंगे। तो इस तरह से यह लग रहा है कि हर पार्टी की तरह टीएमसी को भी इसका पूरा इख्तियार है कि वो अपने पार्टी को फैलाए और मजबूत पार्टी बन जाए। लेकिन जब ममता बनर्जी शरद पवार के बिल्कुल बराबर में खड़े होकर मुंबई में यह कहती हैं कि यूपीए क्या है, अब कोई यूपीए नहीं है, तो यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या मरकज के बरसर इख्तिदार जमात के खिलाफ जो अपोजिशन है वो अब बिखर रहा है? तो क्या ये एक बहुत बड़ी सोची समझी एक ये प्लानिंग है? और अगर ये प्लानिंग है, ये स्ट्रैटेजी है, तो किसके फायदे के लिए है, किसका इसमें नुकसान होगा, और इन सब के बीच अवाम कहां है? इसी पर अगले आधे घंटे बातचीत। क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? तो यूपीए क्या है, यूपीए अब नहीं है, यूपीए क्या है, यूपीए अब नहीं है, उन्होंने कहा। किस सवाल के जवाब में कहा? जब उनसे एक मीडिया ने सवाल किया कि आप यहां हैं और आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस जो है वो मेहनत नहीं करती, वो लड़ाई नहीं करती, तो क्या आप शरद पवार को आप यूपीए का चेयरमैन के तौर पर देखना चाहती हैं? तो इस पर शरद पवार वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने इशारा किया कि नहीं 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 नहीं। लेकिन इस सवाल के जवाब में ममता ने क्या कह दिया कि यूपीए क्या है, यूपीए क्या है? अब कोई यूपीए नहीं है। यह बड़ा सवाल संजीदा है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के साथ वो तमाम जमातें जो यूपीए के तहत उसके शामिल हैं उनके लिए भी। और यह सवाल इसलिए भी अहम है कि क्या अब जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां हैं अलग अलग रियासतों में, जो अपने रियासत की बड़ी पार्टी हैं, क्या वो अब एक नए अम्ब्रेला के तहत जमा होंगी? हमारे साथ इस मौजू पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान होंगे, हम बारी बारी से उनका तारुफ करा देते हैं। फिलहाल हमारे साथ जे सागर मौजूद हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम उन्हें एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, वो कोलकाता से ही हैं। और अशोक घोष टीएमसी के लीडर हैं, वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत जल्द, कांग्रेस के और बीजेपी के। आप दोनों का फिलहाल मैं इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं इस डिबेट में। और मैं चाहता हूं कि पहले जरा हम लोग ये बयान सुन लें जो मुंबई में ममता बनर्जी ने कहा था और शरद पवार की मौजूदगी में कहा था, और शरद पवार ने भी क्या कहा था, ये पहले बयान सुन लेते हैं। क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए सारोद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम सारोद जी का साथ में काम किया है, इसी के लिए मैं सारोद जी को साथ पॉलिटिकल कार्टेसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें?
हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन फील्ड में रह के। शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के, आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए? क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? कांग्रेस के बिना नहीं, कांग्रेस या किसी को लेना सीधी बात एक है कि those who are against BJP, if they come together, they are welcome. इन्होंने कहा है, सर ममता दी ने कहा कि फील्ड में रहना जरूरी है, नेता यहाँ पर विदेश में जाते हैं, फील्ड में रहना जरूरी है, फील्ड में रहकर ही बीजेपी को हरा सकते हैं। ये सीधी बात है। आज वेस्ट बंगाल में ममता जी की जो जीत हुई वो फील्ड और लेवल पर काम करने वाली लाखों तृणमूल कांग्रेस के जो साथी है उनकी मेहनत से। चलिए, तो देयर इज नो यूपीए। यूपीए क्या है? देयर इज नो यूपीए। अब यूपीए नहीं है। क्या इस बात को कांग्रेस के लीडर, क्या इस बात को बीजेपी के लीडर, क्या इस बात को पॉलिटिकल एनालिस्ट भी अब मानते हैं, मानने लगे हैं? आखिर ममता बनर्जी का गेम प्लान क्या है? मैं सीधे पहले अब सवाल करूंगा अशोक घोष से, जो टीएमसी लीडर हैं, हमारे साथ त्रिपुरा से जुड़ रहे हैं। अशोक घोष साहब, टीएमसी की स्ट्रैटेजी क्या है? टीएमसी हासिल क्या करना चाहती है? ममता बनर्जी मुस्तकबिल में, यानी कि फ्यूचर में, खुद को कहां देखना चाहती हैं? पहले आप लोग को हार्दिक बधाई जी और नमस्कार। जी हाँ जी। देखिए, ममता जी क्या है ये सारा इंडिया जानता है। ऑनेस्टी क्या है? अगर इंडिया में आप 10 लीडर को चुनो तो पहला नंबर नाम आएगा ममता जी। ये जो बंगाल में वोट हुआ, बीजेपी ने कितना टाइट फाइट देने का कोशिश किया। यहाँ पे हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जी है, नड्डा जी है, उसका हमारा जो अमित शाह जी है, जी दिल्ली पैसेंजर किया। और हमारा लीडर एक ममता जी, ये कोई नया बात नहीं है, क्योंकि ममता जी को दुनिया पहचानता है। उसका जो फाइट, उसका जो माने पॉलिटिकल करियर, पॉलिटिकल फाइटनेस सब जानते हैं। सब एक कुछ देख के ही ममता जी की तरफ हाथ बढ़ाता है। और ममता जी घर में बैठे नहीं रहता है, काम करता है, फाइट करता है। और अगले दिन इंडिया में जो सरकार बनेगी, वहां पे बिना हमारा दीदी सरकार बनाने का किसी को एबिलिटी नहीं, किसी का एबिलिटी नहीं है। और आप पूरा इंडिया का वोटर लोग को बोलो, जे सारा इंडिया में ऑनेस्टी जो चीज है वो किस लीडर का ठीक है। लेकिन मुझे एक छोटा सा एक और छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। सवाल यह है कि आखिर ये जो गेम प्लान है, ये तो आपने बता दिया कि गेम क्या है, लेकिन गेम की प्लानिंग क्या है? ये रोड मैप क्या है? आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? अगर ममता बनर्जी खुद को चाहती है कि वो देश का नेतृत्व करें, तो वहां तक पहुंचेंगी कैसे? हेलो जी, हेलो, आपको मेरी आवाज मिल रही? जी बोलिए। हाँ, देश का लीडर तो ऊपर से नहीं गिरता है, लीडर वही होता है जो काम करता है। और दीदी ने काम करके दिया थोड़ा बहुत। अभी जो जहाँ पे बैठा है वहाँ पे थोड़ा 2-3 दिन पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन गया था। किस तरह से वोट हुआ, मैंने आप मेरे को पूछो तो मेरा उम्र भी 45, आप 45 है। मैंने ऐसा मेहनत को भी देखा, लेकिन इतना खतरनाक दादा पूछो मत। ये पॉलिटिक्स मेरे को भी अच्छी नहीं लगे। अगर मेरे को मेरे लीडर बोले भैया तुम 2 वोट दो, मैं बोलूंगा भैया मैं। ठीक है जी, अशोक घोष जी आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त आशीष चतुर्वेदी है, बीजेपी के लीडर हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, न्यूज 18 उर्दू में आपका बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आशीष जी, मेरा सवाल सीधा ये है कि क्या ये बीजेपी के लिए बहुत सुखद है, चूंकि ममता बनर्जी ये कहती हैं कि यूपीए कहां है? अब यूपीए नहीं है। देखिए विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक स्ट्रेंथ है, तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी दूसरे की वीकनेस पे वर्क करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है,
और पूरे देश में वो फैला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बाद नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप है जो जन कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। और यूपीए है या नहीं है इसका बेटर जवाब तो यूपी के लोग दे पाएंगे, लेकिन आपको कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। जो पिछले चुनाव के रिजल्ट अगर आए उनसे तुलना करें तो हम 2014 में पहली बार बहुत लंबे अरसे के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। लगभग ये 1984 के बाद 30 साल बाद ऐसा हुआ और मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक अच्छी सरकार बनी। हमारी 282 सीट्स आई। 2019 में जब दोबारा चुनाव हुए जी, तो एक बहुत लंबे 50 साल के बाद ऐसा हुआ कि किसी पार्टी को, इनकम्बेंट गवर्नमेंट को फुल मेजोरिटी दोबारा मिली हो। तो ये मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियां हैं जिसके कारण उनको एक बहुत बड़े वर्ग का, पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता का विश्वास हासिल है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। नहीं तो अगर अपोजिशन की जो भी बची कुची ताकत है वो अगर और बिखर जाती है तो आपके लिए और अच्छी बात होगी, तब तो शायद और बड़ा रिकॉर्ड बन जाए। देखिए विशाल जी, देखिए लोकतंत्र में विपक्ष का भी एक स्थान होता है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि 2014 के चुनाव में भी कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट जाती है और 2019 के चुनाव में भी 52 सीटों पर सिमट जाती है। तो जो एक विपक्षी दल का एक दर्जा हासिल करने के लिए आपको 10% सीटें रिक्वायर्ड होती है, आप उस क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट बात करूं, ममता जी ने जो स्टेटमेंट दिया है तो उनका कहना सही है कि अगर आपको फील्ड में रहना है तो आपको फुल टाइम पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। और अभी आपको ध्यान होगा प्रशांत किशोर जी ने ट्वीट किया है कि अगर हम कांग्रेस के लास्ट 10 ईयर की परफॉर्मेंस को देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में उनके 90% ऑफ द जो इलेक्टोरल की बात करें इलेक्शंस की, तो उसमें वो असफल रहे हैं। तो ये एक फैक्ट है। ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ वोट है कांग्रेस के पास, वो आज भी देश में दूसरे नंबर पे ऐसी पार्टी है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं जय सागर साहब। आप इस तरह से बैठे हैं कि आपके चेहरे पर लाइट ही नहीं पड़ रही है। बहरहाल चलिए बोलिए, मेरा सवाल ये है, ममता बनर्जी टीएमसी, ममता बनर्जी ने अपना वो विजन तो दिखा दिया है कि वो कहां पहुंचना चाहती है, बट इस गेम का प्लान क्या होगा, रोड मैप क्या होगा? देखिए विशाल, ममता बनर्जी का जो बयान था पिछले दिनों, जो बयान था उनका कि कहां है यूपीए, इस बात से इत्तेफाक हम भी रखते हैं कि कहां है यूपीए। अगर आप बारीकी से देखें तो 2014 के बाद यूपीए की कितनी बैठक हुई, विरोधी पार्टी जो थे, जो बीजेपी के खिलाफ थे, वो कितने बार वो बैठे। अगर आप सही से उसका आंकड़ा निकालें तो 1 या 2 बार ऑफ साइडलाइंस में वो उनकी मुलाकात हुई, ऑफिशियल कोई भी बैठक नहीं हुई। तो ममता बनर्जी का ये कहना कि यूपीए कहां है कुछ हद तक जायज है। अब सवाल है कि यूपीए में कौन सी पार्टियां थी, जो पार्टियां थी उसी पार्टियों के खिलाफ ममता बनर्जी ने बंगाल में भी इलेक्शन लड़ा है। तो जाहिर बात है कि यूपीए का जो एक ढांचा था कि सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, तो सब मिलकर तो है नहीं यहां पर। तो यही वजह है कि ममता बनर्जी आज के डेट में जब वो 21 का चुनाव जीत गई, इतने भारी भरकम तरीके से बीजेपी के इतने भारी चुनाव प्रचार के बावजूद पहले से ज्यादा, जैसा कि अभी बीजेपी के हमारे साथी ने कहा कि पहली बार और दूसरी बार में कितना फर्क हुआ, तो ममता बनर्जी के साथ भी वही हुआ कि पहली बार और दूसरी बार में बहुत फर्क हुआ, 216 सीट आ गई। तो ममता बनर्जी ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया था कि अब रास्ता जो है दिल्ली का है। तो ममता बनर्जी को यहां पर आज की डेट में ये बात का एक्सेप्टेंस है कि कहीं ना कहीं उनकी जो अपनी इमेज है वो राष्ट्रीय स्तर पर फैल रही है। और कौन सी पार्टी, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, कौन सी पार्टी नहीं चाहेगी कि उसकी अपनी पार्टी जो है पूरा विस्तार हो उसका भारत में और उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो। हाँ। आज कांग्रेस के पास पार्लियामेंट में 52 या 53 सीट है, ममता के पास 22 सीट है, वाईएसआर के पास 22 सीट है, डीएमके के पास 24 सीट है। यानी ऑफिशियल आज के डेट में मेरे देश में ऑफिशियल कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास 10% सीट्स नहीं थे। आपको यह समझना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी उस स्पेस को ढूंढ रही हैं।
ममता बनर्जी का गेम प्लान है कि प्रिंसिपल अपोजिशन का स्पेस अगर उनको मिल जाता है तो एक्सेप्टेंस जो है पूरे ऑल इंडिया में वो उनका बन जाएगा। अब रहा सवाल आपके सवाल का दूसरा पहलू कि ममता बनर्जी कह रही है कि जो जहां पर स्ट्रांग है वो वहां पर लड़े, यानी यहां पर देखिए अगर अच्छा से इसको समझेंगे आप तो ममता बनर्जी चाहती है कि रीजनल पार्टीज, अगर फर्ज करें आपके तमिलनाडु में डीएमके स्ट्रांग है तो डीएमके को लड़ना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, अगर महाराष्ट्र में शिवसेना स्ट्रांग है तो शिवसेना अगेंस्ट बीजेपी होनी चाहिए, यानी एक पार्टी लड़ो और एक पार्टी जो है बीजेपी के खिलाफ रहे। सारी पार्टियां अगर वहां पर फ्रैगमेंटेड रहेंगी, बिखरी रहेंगी तो बीजेपी को फायदा होगा। तो ममता बनर्जी चाहती है कि राज्य में रीजनल पार्टीज एक जगह हो और वो एक ताकत बने और वो लड़े, फिर वहां से जो ताकत बनकर सामने आएगा फिर ये लोग एक नई यूपीए की तरह या कोई भी एक अलायंस बनाएंगी, तब जाकर वहां पर लीडरशिप की चॉइस होगी कि कौन बनेगा उसका लीडर। कितना एक्सेप्टेंस उनको मिलेगा या वाकई लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे ये बात की बात है। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल ये है, मैं अभी अपने दोनों मेहमानों से पूछ चुका हूं, एक सवाल मेरा ये भी है यहाँ पर कि इस बात के लिए ये कहना जरूरी क्यों था कि यूपीए क्या है, यूपीए अब नहीं है। दूसरा कि जो पार्टी लड़ती है वो आगे रहेगी, तो वो तो फिर हर पार्टी, क्या टीएमसी हर स्टेट में जाकर लड़ेगी और वही आगे रहेगी? आपके इस बात से भी ये बात जाहिर हो रही है कि जो रीजनल पार्टी है वो अपने अपने जगह लड़े, तो फिर कांग्रेस के पास भी कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे वो अभी पावर में है या जहां वो मजबूत है। बिल्कुल विशाल, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है कि टीएमसी सारी जगहों पे जाकर लड़ेगी तब भी कोई खास फायदा नहीं होगा। त्रिपुरा में जो अभी हुआ वो उसका एक सीधा साधा एग्जांपल है। मेरा ये कहना है कि वो ये जो बयान जो उन्होंने जो दिया है उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था, और वो आज की डेट में कांग्रेस को एक स्ट्रांग फोर्स नहीं मानती है। और आपको ये याद रखना होगा कि ममता बनर्जी उसी घराने से है, उसी कांग्रेस से निकलकर बाहर आई है और आज उन्होंने एक शक्तिशाली पार्टी बना ली है, इसमें कोई नाइत्तेफाकी नहीं है। ठीक है, मैं इस पे थोड़ा टीएमसी के जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं एक एक्सेप्टेंस जी हाँ उस पर एक टेक लेना चाहूंगा। अशोक घोष हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी लीडर त्रिपुरा से। अशोक, मेरा सवाल यहां पर यह है कि ममता बनर्जी का सपना बहुत बड़ा है, लेकिन अभी आपको त्रिपुरा में ही बहुत गहरी चोट लगी है। आप जो स्थानीय निकाय के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है तो उसमें भी आप कामयाब नहीं हो पाए, तो आप कैसे इतना बड़ा सपना देख रहे हैं कि आप कांग्रेस का मुकाबला कर सकें या उसकी जगह ले सकें नेशनल लेवल पर? मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ, आप लोग ये जो चैनल का जो मेंबर्स हो वो आम पब्लिक होके बाजार में, शहरों में, स्कूलों में, कॉलेज में आप लोग थोड़ा बहुत घूमो। नहीं, मुझे त्रिपुरा के बारे में बताइए ना पहले, वहां क्या हुआ? नहीं, त्रिपुरा का बात ही कर रहा हूँ। क्यों त्रिपुरा देश से बाहर है क्या? हेलो जी अशोक जी बोलिए। अशोक जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, देखिए यहाँ पे कैसे वोट हो रहा है, सुनिए दादा। हाँ बोलिए। सुबह 11 बजे 11 AM तक जितना भी वोट गया मैंने 47% पूरा वोट टीएमसी में। नहीं तो हर सीटों में ये जो अभी जो हम जो जिस वार्ड पे बैठे हुआ है यहाँ पे 2354 2354 वोट मिला हमारा टीएमसी को, कांग्रेस को मिला 166 और 28 वोट वो बीजेपी। आपकी आवाज मुझे थोड़ी ठीक से नहीं मिल पा रही है, मैं फिर आपके पास आता हूं, आप लाइन पर रहें। आशीष चतुर्वेदी जी, मैं एक बार फिर आपका रुख करूंगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस के लीडर क्यों नहीं शामिल हुए हमारे साथ आज, हालांकि उनको ही मैंने इनवाइट किया था, इसलिए मुझे कुछ सवाल ज्यादा करने पड़ रहे हैं। बहरहाल आशीष चतुर्वेदी जी, सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस के लीडर से मैंने इससे पहले कई बार बात की तो उनका यह कहना था कि ममता बनर्जी का बीजेपी के साथ कुछ डील हो गया है। देखिए विशाल जी, मैं आपको कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। बंगाल में हमने ममता जी के खिलाफ चुनाव बहुत ऊर्जा के साथ लड़ा, बहुत तैयारी के साथ लड़ा। वो एक अलग बात है कि हम वहां सरकार नहीं बना पाए। ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है टीएमसी की बंगाल में, उसकी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बेशक। और हम ग्राउंड लेवल पे उनसे लगातार जो है हमारी एक तरह से प्रतिद्वंद्विता चल रही है वहां पे।
इस कारण से हमने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को वहां खोया भी है चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है। तो ये इस तरह के जो भी एनालिसिस कर रहा है, जो भी आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल मिथ्या आरोप है। भारतीय जनता पार्टी एकदम टीएमसी की प्रतिद्वंदी पार्टी है और हमको ही वहां पे बंगाल में उनको उखाड़ फेंकना है। ये हमारा एक लक्ष्य है, बहुत पुराना लक्ष्य है। आप उन्हें बंगाल में उखाड़ फेंकने का लक्ष्य तय कर रहे हैं और टीएमसी जो है आपको मरकज से उखाड़ फेंकने का लक्ष्य तय कर रही है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी का कोई इस तरह से आपस में अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल बेमानी सी बातें, जिसका कोई आधार नहीं है। आप देखिए कि 2016 में जब चुनाव हुए थे बंगाल के, तो भारतीय जनता पार्टी की मात्र 3 सीटें थी और कांग्रेस की, जहां तक मेरी जानकारी में 42 सीटें थी। चलिए हम ज्यादा पीछे अभी जाएंगे तो फिर बात बहुत लंबी निकल जाएगी। नहीं समझिए, आप समझिए। हाँ, जल्दी से बोलिए। हमने वहां पे ग्राउंड लेवल पे विकल्प तैयार किया और आज हम वहां प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हमारे 77 इसमें कोई दो राय नहीं। आप प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, हालांकि आपके पार्टी के बड़े नेता ने 200 से ज्यादा सीटों का जो है वो दावा कर दिया था बिल्कुल कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पूछना। देखिए, लोकतंत्र में जीत और हार चलती रहती है, लेकिन बंगाल में ममता दीदी का मुकाबला हम ही कर रहे हैं। रोज हम ही वहां पे मुकाबला कर रहे हैं, सड़कों से लेकर के विधानसभा तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय सागर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं एक सवाल लेकर। अधीर रंजन चौधरी ने सबसे पहले ये बात, अच्छा मैं आपको आपके पास नहीं आऊंगा। मुझे कांग्रेस के लीडर हमारे पास आ गए भाई। मैं कह रहा था कि वो क्यों नहीं आए, वो डर रहे हैं, क्या बात है। राम नारायण मीणा जी आ गए हमारे साथ, जयपुर से हैं, कांग्रेस के एमएलए। मीणा जी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है आपका न्यूज 18 उर्दू के प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ममता बनर्जी कह रही है देयर इज नो यूपीए, कांग्रेस का जो लीडर है वो विदेश चला जाता है मौके पर, क्या जवाब है? देखिए, ममता जी कुछ भी कह सकती हैं। कांग्रेस के समय पे वो डिप्टी मिनिस्टर हुआ करती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और ममता जी कांग्रेस की अच्छी वर्कर रही है, इसलिए परिवार के खिलाफ बोलने का उनको अधिकार है कि नहीं ये तो पूरा हिंदुस्तान वर्ल्ड जानता है। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि हमारी लीडर जो है सोनिया गांधी है, आज अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया जी है, और सोनिया जी विदेश उनकी तबीयत ठीक करने के लिए सभी लीडर्स जाते हैं। प्राइवेट राहुल गांधी के बारे में वो कह रही थी, वो कह रही थी राहुल गांधी हमारी पार्टी के सम्मानित लीडर है, सोनिया जी के बाद हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ममता जी बंगाल को छोड़ करके बाहर निकले तो सही, वो बंगाल में फंसी हुई है। वो निकली ना, देखिए मेघालय पहुंच गई, आपको इतना तगड़ा झटका दे दिया। वो एक स्टेट में जीतना झटका नहीं होता है, ये पूरे देश का मामला है, पूरे देश की कंट्री का मामला है। और आज जिस तरह से देश बर्बाद हो रहा है, ममता जी को किसी के कहने से, वो माने शरद पवार जी हो, कोई भी हो, बीजेपी के खिलाफ विकल्प, बीजेपी का सवाल नहीं, सवाल है नरेंद्र मोदी का। जो आदमी रेल की पटरियां बेच रहा है, जो आदमी बेरोजगारी बढ़ा रहा है, जो आदमी किसानों को बर्बाद कर रहा है, जिस आदमी के समय में सीमाएं कमजोर हो रही है, आपको ध्यान है बहुत सी बातें, सारे पीएसक्यूज बेचे जा रहे हैं। जिन संस्थाओं को आदरणीय नेहरू जी ने बनाया था, इंदिरा जी ने बनाया था, उनमें से 27 बेची जाए। भारत पेट्रोलियम जैसी, LIC जैसी ऐसी संस्थाएं बेच करके परिवार को, देश को कमजोर करने की जो कोशिश कर रहा है, उस आदमी से देश को बचाने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। जो यूपीए उसको तोड़ करके, उसको अलग मान कर, यही तो सवाल है कि होना एकजुट चाहिए, लेकिन यूपीए के नेता उनके साथ खड़े होकर बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यूपीए अब रहा ही नहीं। पर ममता जी एक रीजनल पार्टी है, ममता जी की पार्टी स्टेट तक है, ममता जी की पार्टी पूरे देश में नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी के ही साथ हम लगेंगे तो देश बचेगा। और जो देश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे पास वक्त की अब कमी रह गई, चूंकि मीणा जी थोड़ा देर से जुड़ पाए थे, इसलिए मैंने लास्ट का मौका उन्हें दे दिया। मुझे लगता है कि आप मेहमानों को इससे कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत।